वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसका नाम था रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। 11वीं क्लास का ये पहला लेसन था और इस लेसन में हम सभी लोगों को बेसिक चीज़ें पढ़नी थी और मैंने आपको बेसिक चीज़ें फुल डिटेल में पढ़ाई है। जिस लेवल पर पढ़ाई जा सकती है उस लेवल पर मैंने पढ़ाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आप सभी लोगों ने वीडियो देखने के बाद बुक्स पढ़ी होंगी तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को 100% क्वेश्चंस आने लगे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। उसके बाद भी अगर आप लोगों ने अभी तक ये सोचा हो कि अभी तो हमने 10th की परीक्षा दी है, हमारा बोर्ड का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो अब देखो रिज़ल्ट आपका आ गया है। अब आप लोग 11वीं क्लास में आ गए हो। अगर आप साइंस साइड लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे मैथ्स हो चाहे बायो हो, केमिस्ट्री आप सभी लोगों को पढ़नी पड़ेगी। ये जो पहला लेसन है जिसका नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, ये बिल्कुल क्रम से बना हुआ लेसन है। आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं लेसन को सर्च करना है। उसके क्रम से वीडियो आपको मिलेंगे। आपको जैसा टाइम हो उस टाइम को मैनेज करते हुए अपना पिछला वर्क पूरा कर लीजिए और आप आज से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उनको रेगुलरिटी से देखिए और उनका रेगुलरिटी से वर्क करिए। जो पिछला काम है वो अपने समय अनुरूप करते जाइए। सारी चीज़ों के व्यवस्थित नोट्स बनाइए और वीडियो देखने के बाद जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ या जो भी चीज़ें मैं समझाता हूँ उनको आप वीडियो की सहायता से और किताब की सहायता से मिक्स करते हुए नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और उन नोट्स को टेलीग्राम ग्रुप पर रोज़ शाम को 4 बजे भेजें, जिससे पता चले कि हाँ आप किस तरह के नोट्स बनाते हो, उसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। जो भी बच्चे रेगुलर हैं वो रेगुलरिटी से ये वर्क करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आता है कि सर हम कैसे तैयार करें नोट्स, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जब जुड़ोगे तो उसमें कई सारे बच्चे करके भेजते हैं काम। आप उनसे थोड़ी हेल्प ले सकते हो, उन नोट्स को आप पढ़ सकते हो। वीडियो आपने देखा हुआ होता है तो आप उन नोट्स से देखकर उस जैसे नोट्स 1-2 बार तो बनाओ, मगर उसके बाद खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करो। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी आने लगेंगी। दूसरे को कॉपी नहीं किया जाता है। हाँ, दूसरे से आप 1-2 बार हेल्प ले सकते हो कि हाँ ऐसा करते हैं, उसके बाद काम आपको खुद से करना पड़ता है। तो ऐसा आप सभी लोग करोगे, मुझे उम्मीद है। ये मैं इसलिए समझा दिया कि देखो अभी आप छोटे बच्चे हो, ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों को मज़ा भी आता है, कभी कभी आपको बोरियत भी आती है, कभी कभी ठहराव सा आ जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक्टिवेट बने रहें और एक्टिवेट तभी बनोगे जब रोज़ के वीडियो का काम रोज़ करोगे और तब आपको एक्टिवनेस दिखेगी। तब आप एक वीडियो दूसरे वीडियो से रिलेट कर पाओगे। आप सोचोगे कि वीडियो तो बने बनाए रखे हैं, ढेर लगा हुआ है, कभी नहीं देख पाओगे। ऐसा तो हज़ारों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, बट आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है, क्रमबद्धता बहुत मायने रखती है। 1 जुलाई से आप सभी को पता है कि मैं परमाणु संरचना लेसन पढ़ाने वाला हूँ। इस लेसन को जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं 11th क्लास के, वो 1 जुलाई से बिल्कुल करेक्ट 9 o'clock 9 बजे, ठीक 9 बजे सुबह मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगा। आप ठीक 9 बजे वीडियो को देखें और देखने के बाद नोट्स बनाएं। टाइमिंग 9 बजे कब तक रहेगी ये मैं आपको कम्युनिटी बॉक्स में लिख करके बता दूंगा कि 9 बजे ही आएगा या 7:30 बजे सुबह आएगा या फिर दोपहर में 2 बजे के बाद आएगा या जब भी आएगा, जो भी टाइमिंग होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और 1 तारीख से परमाणु संरचना का लेसन मिस ना करें। हम जिस टॉपिक को पिछले 2 वीडियो से पढ़ रहे थे उनका नाम था रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं हमने बताया था। रासायनिक सूत्र में हमने मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, संरचना सूत्र के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी सीखा था कि किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं। ये चीज़ें हमने आपको पिछले 2 वीडियो में बता दी थी, उनके क्वेश्चंस करा दिए थे। इस वीडियो में हम मिक्सअप करके कुछ एक वेरियस क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं जो पिछले 2 वीडियो पर आधारित हैं।
जिन बच्चों ने वो वीडियो देखे होंगे उनके क्वेश्चन फटाफट आ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन है, तरीका सीख लोगे तो आप फटाफट कर लोगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन है CaCO3 में, H2SO4 में और NaNO3 में। देखो मैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखो CaCO3 का हम निकालेंगे अणुभार। अणुभार कैसे निकालेंगे? Ca है, C है और 3 ऑक्सीजन है। Ca का होता है 40, C का होता है 12 और O का होता है 16। याद कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। 40, 12 और 3 गुणा 16, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब आप बताओ 100 हमारा अणुभार है और ऑक्सीजन का भार कितना है? तो आप बोलोगे 48। इसी अणुभार में देख लो ऑक्सीजन कितना है? 48। तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी? तो आप लिखोगे O का भार बटे यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार इंटू 100। ऐसा करोगे आप। O का भार कितना है? 48। यौगिक का अणुभार कितना है? 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48%। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब देखो ऐसा ही हमें सेकंड पार्ट करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा है H2SO4 में आपको ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन निकालना है। तो हम H2SO4 का अणुभार निकालेंगे। आप बताओ H2SO4 में क्या है? 2 H है, 1 S है और 4 ऑक्सीजन है। H का होता है 1, S का होता है 32 और O का होता है 16। इसको आप जोड़िएगा 2 × 1 + 32 + 4 × 64। इसको जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 98। तो अणुभार हो गया 98 और इसमें ऑक्सीजन का भार कितना है? तो आप बोलोगे 64 ग्राम। ठीक है, तो आप बताओ ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी? तो सूत्र आपके पास लिखा हुआ है, आपको केवल मान रखना है 64/98 × 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर निकल के आ जाएगा 65.31%। इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमको करना है थर्ड पार्ट NaNO3। तो देखो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन मैं ऊपर कर दे रहा हूँ NaNO3। तो आप बताओ NaNO3 में अणुभार में क्या करेंगे? हम बोलेंगे 1 Na है, 1 N है और 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, Na का कितना होता है? 23, N का कितना होता है? 14 और O का होता है 16। तो इसको ऐड करो तो 23 + 14 + 3 × 16। ठीक है, इसको आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 23 + 14 + 48, ये हो जाएगा 8 × 4 = 12 और 3 × 15, 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 1 5, 6 7 और 1 8, कितना हो जाएगा? 85। इसको जोड़ लीजिएगा, इसका अणुभार कितना आया है? 85। तो आप बताओ ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? ऑक्सीजन का भार कितना है? 48। यौगिक का अणुभार कितना है? 85, 85 × 100। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा सॉल्व। इसको आप सॉल्व करोगे तो 56.47 आएगा, 56.47%। ये आ जाएगी 3 क्वेश्चनों में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपको विकल्प में पूछ लेगा और आपसे करने के लिए बोलेगा तो आप कर सकते हो। ध्यान से समझिएगा, 11th पास होने के लिए केमिस्ट्री मत पढ़िएगा। आप हमेशा ये सोचिएगा कि आपको केमिस्ट्री में 12th क्लास भी पास करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी देने हैं, इसलिए डिटेल में पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। इस क्वेश्चन के बाद अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हरा कशिश, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O में लोहा गंधक और क्रिस्टलन जल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है,
तो हम सॉल्यूशन में पहले क्या निकालेंगे, इसका अणु भार FeSO4.7H2O का अणु भार। आप बताओ अणु भार हम कैसे निकालें, तो आप बोलोगे इसमें एक तो Fe है, एक सल्फ़र है, 4 ऑक्सीजन है और 7 H2O है। H2O का मतलब 2 H है और 1 O है, ठीक है। आप बताओ Fe का होता है 56, परमाणु भार होता है 56, याद कर लीजिएगा। S का होता है 32, O का होता है 16, H का होता है 1 और O का होता है 16। इसको सॉल्व करिए। 56 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16, ठीक है। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 16 2 18, 18 और गुणा 7 करेंगे तो 126 हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को आप जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा 278। तो आप बताओ FeSO4.7H2O का अणु भार कितना हो गया, 78। अब हम आपसे बोलें इस 278 में Fe कितना है, केवल Fe कितना है, तो आप बोलोगे 56। हमने बोला सल्फर कितना है, तो आप बोलोगे 32। हमने बोला क्रिस्टलन जल कितना है, तो आप बोलोगे 126। तो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों का सोल्यूशन है। हमने बोला Fe की प्रतिशत मात्रा बताओ, तो आपने क्या कह दिया, Fe का भार बटे यौगिक का अणु भार गुणा 100, मान रख दो। Fe का भार कितना है 56, यौगिक का अणु भार कितना है 278, इंटू क्या कर दिया 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो 20.14 आ जाएगा, 20.14% आ जाएगा Fe की प्रतिशत मात्रा। अब दूसरा आपको निकालना है गंधक। गंधक मतलब सल्फर, तो सल्फर की प्रतिशत मात्रा का सूत्र क्या हो जाएगा, S का भार सल्फर का भार बटे यौगिक का अणु भार गुणा 100, मान रख दो। S का भार कितना है देखो 32, यौगिक का अणु भार कितना है 278 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 11.51 आ जाएगा। अब आपसे बोला है क्रिस्टलन जल की प्रतिशत मात्रा। क्रिस्टलन जल, देखो ये जो .7H2O है ये कहलाता है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, जल का भार बटे अणु भार यौगिक का गुणा 100। तो आप बताओ जल का भार कितना है 126, अणु भार कितना है 278 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 45.32 हो जाएगा, 45.32%। इस तरह से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था। कर लोगे? अगर आपको ये क्वेश्चन करना आ गया है तो ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है, ये आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। आपको बोला गया है नीलत होता, फॉर्मूला लिखा हुआ है CuSO4.5H2O। इसमें कॉपर, गंधक और क्रिस्टलन जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब 5 क्वेश्चन है। कॉपर की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, सल्फर की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, H2O की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, H की प्रतिशत मात्रा निकालनी है और O की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ेगी अणुभार की। किसकी? अणुभार की। देखो CuSO4.5H2O, इसका अणुभार आप निकालोगे तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कॉपर की। तो कॉपर का परमाणु भार याद कर लीजिएगा 63.5 होता है। S का कितना होता है 32, O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1 और O का कितना होता है 16। ठीक है, तो इस तरह से आप अणुभार निकालिएगा पहले, और फिर जैसे मैंने ये सूत्र लगाया है उस सूत्र को लगाते हुए इन 5 क्वेश्चनों के आप आंसर लिखिएगा। जो भी आपके आते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कॉपर बराबर इतना %, सल्फर बराबर इतना %, H2O बराबर इतना %, H बराबर इतना % और O बराबर इतना %। तो इस तरह का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिएगा, आप लोग ज़रूर कर लोगे। अब हम 2 सवाल और देख लेते हैं, 2-3 सवाल जो कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र से रिलेटेड हैं। उन क्वेश्चनों को और करके देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन
52.18%, हाइड्रोजन 13.04% और रिमेनिंग शेष जो है वो ऑक्सीजन है। इस यौगिक का वाष्प घनत्व 23 है। यौगिक का अणुसूत्र बताओ। देखो आपको कौन कौन से तत्व दिए हैं, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है और शेष ऑक्सीजन, तो 3 एलिमेंट दिए हैं। इनकी प्रतिशत मात्रा कितनी दी हुई है? कार्बन की है 52.18, हाइड्रोजन की है 13.04 और शेष ऑक्सीजन है। मतलब इन दोनों को जोड़कर 100 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारी ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकल आएगी 34.78। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और 100 में से माइनस करिएगा तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हमारी निकल आएगी। तो देखो हमने तीनों तत्वों की प्रतिशत मात्राएं दी हुई थी। अब ये जो सारणी बनी है ये बेसिकली सॉल्यूशन के समय आपको बनानी पड़ेगी। मैंने बना के पहले से इसलिए रखी थी जिससे आपका समय थोड़ा सा बच जाए। परमाणु भार कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या प्रतिशतता बटे परमाणु भार से निकलती है। प्रतिशतता कितनी है? 52.18। इसमें मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो 4.35 आएगा। 13.04 में 1 से डिवाइड होगा तो 13.04 आएगा और 34.78 में 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2.17 आएगा। ये हो गया प्रतिशतता बटे परमाणु भार। अब आपको बताया था जो संख्या सबसे छोटी होती है उसका डिवाइड तीनों में करोगे तो 4.35 इसमें 2.17 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 13.04 में 2.17 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ 2.17 में 2.17 से ही डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो ये परमाणुओं का सरल अनुपात क्या हो गया? C 2 है, H का 6 है और O का 1 है। तो यहाँ लिखोगे अतः यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र होगा बराबर C2H6O। C 2 है, H 6 है और O 1 है, C2H6O, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे मूलानुपाती भार कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। C का 12 होता है, H का 1 होता है, O का 16 होता है। 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 1 × 16 तो 24, 36 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। तो हमारा मूलानुपाती भार कितना आ गया? 46 आ गया। अब आपको बताया था कि हम अणुसूत्र निकालना है तो हम लिखेंगे माना अणुसूत्र C2H6O का होल n, ऐसा बताया था ना। मूलानुपाती सूत्र जो भी होता है उसका क्या लिख देते हैं? होल n। फिर लिखेंगे जहाँ n बराबर क्या होता है? अणुभार बटे मूलानुपाती भार, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में सब चीज़ डिटेल में बताई है। जिन्होंने न देखा हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब अणुभार आपको सवाल में सीधा दिया नहीं है, वाष्प घनत्व दिया है। आपको पता है वाष्प घनत्व से अणुभार कैसे निकालते हैं? 2 गुणा वाष्प घनत्व, ठीक है, बटे मूलानुपाती भार, शॉर्ट में लिख दिया हूँ मैं। अब देखो वाष्प घनत्व कितना दिया हुआ है? 23 और मूलानुपाती भार कितना दिया? 46। तो देखो ये पूरा 46 से 46 कट जाएगा। n का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया? 1। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? अतः यौगिक का अणुसूत्र होगा, अतः यौगिक का अणुसूत्र होगा बराबर C2H6O का होल 1 दैट इज
यही आंसर आ जाएगा C2H6O। ये हमारा अणुसूत्र होगा। जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर ये है, इस तरह से करना था। अब एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। CH और O वाले क्वेश्चन तो हम कई ले चुके हैं, अब हम एक कोई अलग तरह का क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन है 14.28%, हाइड्रोजन है 1.19% और क्लोरीन है 84.53%। इस यौगिक का वाष्प घनत्व 84 दिया हुआ है। यौगिक का अणुसूत्र आपको बताना है, ठीक है। देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आप बोलोगे कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। कार्बन की परसेंटेज कितनी दी हुई है, 14.28%। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी दी हुई है, 1.19% और क्लोरीन की परसेंटेज दी हुई है 84.53%, ठीक है। परमाणु भार कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 1 और क्लोरीन का है 35.5, ठीक है। ये याद होगा आपको। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या का सूत्र क्या होता है, प्रतिशतता बटे परमाणु भार। तो हम 14.28 में 12 से डिवाइड करेंगे, 1.19 में 1 से डिवाइड करेंगे और 84.53 में 35.5 से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करिएगा 1.19 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1.19 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.38 आ जाएगा। अब परमाणुओं का सरल अनुपात कैसे निकालते हैं, जो संख्या सबसे छोटी होती है उसका डिवाइड तीनों में कर देते हैं। ये संख्या सबसे छोटी है तो सरल अनुपात क्या हो जाएगा, 1.19 अपॉन 1.19। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 1.19 अपॉन 1.19 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ 2.38 डिवाइडेड बाई 1.19 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा परमाणुओं का सरल अनुपात हमको प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे अतः यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र होगा बराबर C1H1Cl2। आप ऐसा कर सकते हो CHCl2, ठीक है। आप निकालेंगे मूलानुपाती भार। मूलानुपाती भार कैसे निकलेगा, आप बोलोगे एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। कार्बन का होता है 12, H का होता है 1 और Cl का होता है 35.5। सॉल्व करेंगे तो 12 + 1 + 71, इसको ऐड कर लीजिएगा तो 84 आएगा। तो मूलानुपाती भार आया हमारा 84। अब हम लिखेंगे माना यौगिक का अणुसूत्र कितना मान लिया हमने, CHCl2 का होल n है। लिखेंगे जहाँ n बराबर क्या है, अणुभार बटे मूलानुपाती भार। आप बताओ, अणुभार तो आपको दिया नहीं है, सवाल में वाष्प घनत्व दिया है, तो अणुभार बराबर क्या होता है, 2 गुणा वाष्प घनत्व बटे मूलानुपाती भार। आप बताओ वाष्प घनत्व कितना है, 84 और मूलानुपाती भार भी कितना है, 84 से 84 कट गया तो n बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः यौगिक का अणुसूत्र होगा, अतः यौगिक का अणुसूत्र होगा बराबर CHCl2 का होल ट्वाइस। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा C2H2Cl4। ये हमारा क्या हो जाएगा, अणुसूत्र, ठीक है। अब देखो हम संरचना सूत्र के बाद सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं। क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि संरचना सूत्र को बताने के लिए हमें एक समीकरण लिखना पड़ेगा कि ये वो पदार्थ है जिसकी रिएक्शन इस पदार्थ से होती है। तो चूंकि रिएक्शन अभी आपने डिस्कस करी नहीं है, इसलिए हम अपने सवालों को केवल अणुसूत्र तक छोड़ रहे हैं। आगे जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ लोगे, रिएक्शंस आपको आने लगेंगी, तो फिर हम अणुसूत्र के बाद संरचना सूत्र के सवाल को भी कर सकते हैं। तो
तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक सवाल और ले रहे हैं जिसको आप खुद से सॉल्व करिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेजिएगा, जिससे पता चले कि आपको ये क्वेश्चन कितने तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो आपको करना है। देखिए ये है वो क्वेश्चन। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा दी है 24.27%, मतलब कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी दी है 24.27%। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी दी हुई है 4.07% और क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा दी हुई है 71.65%। परमाणु भार पता है, कार्बन का 12, H का 1 और Cl का 35.5। अब इससे आप परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालिएगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका भाग दे करके सरल अनुपात निकालिएगा और फिर आपका निकलेगा मूलानुपाती सूत्र और फिर निकल आएगा मूलानुपाती भार। अणु सूत्र आप मान लोगे और अणु सूत्र में जो स्मॉल n होता है वो होता है अणु भार बटे मूलानुपाती भार। तो जो अणु भार है वो सवाल में दिया हुआ है, देखो लिखा है इस यौगिक का मोलर द्रव्यमान। जो मोलर द्रव्यमान है वही अणु भार होता है। तो मोलर द्रव्यमान है 98.96, मतलब हमें अणु भार दिया हुआ है 98.96। मूलानुपाती भार आप निकाल लोगे, उससे n का मान आएगा और फिर उस n का मान रखते हुए हम अणु सूत्र का मान निकाल पाएंगे। जो भी अणु सूत्र आपका आता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, जिससे पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जितनी भी चीज़ें इसमें बताने वाली थी मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, संरचना सूत्र में, वो मैंने आपको बता दी हैं। इन तीनों वीडियो को आप क्रम से देख लीजिएगा, आपको ये 100% चीज़ें आ जाएंगी। आपका 11th क्लास का और इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो इस टॉपिक से रिलेटेड होता है उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी ये टॉपिक पढ़ाने के लिए बहुत डिटेल में है, मगर 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही चीज़ें आपकी किताब में दी हुई हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप जिस समय वीडियो आए उस समय पर इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स बनाकर और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस वे में पढ़ सकें। उससे आप ही का फ़ायदा होगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।